हेलो दोस्तों, डिमा भारत के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का आखिरी और अंतिम पार्ट है और आज हम लोग देखेंगे 1931 से 1948 के कांग्रेस के अधिवेशन के बारे में और किस अधिवेशन में कौन सी बात की गई, कौन कौन से महत्वपूर्ण टॉपिकों पर अध्ययन किया गया, निष्कर्ष निकाला गया। आज हम लोग इसी टॉपिक पे चर्चा करेंगे। इसके बाद पिछले वाले वीडियो में हमने देखा था कि हम लोग 1905 से 1931 तक के जो विभिन्न अधिवेशन हुए थे और किस अधिवेशन में कौन सी बात हुई थी, तो पूरा डिटेल से हम लोगों ने चर्चा किया था और आज हम लोग जो है इस टॉपिक पे चर्चा करेंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं, बिना समय गवाए हम अपने टॉपिक पे आते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं 1931 का जो अधिवेशन हुआ था यह कराची में हुआ था। 1931 का अधिवेशन कराची में हुआ था और इसकी अध्यक्षता कर रहे थे वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल इस अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल 1931 और इस कराची का अधिवेशन था। 1931 का अधिवेशन जो है कराची था और इस अधिवेशन में कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में फंडामेंटल राइट, मूल अधिकारों की मांग की। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में ये कहा कि हमें हमारे मौलिक अधिकार चाहिए, हमें हमारे मूल अधिकार चाहिए और जिसका प्रारूप जो तैयार किया था फंडामेंटल राइट की मांग जो है वह शामिल थी। इसमें जो फंडामेंटल राइट जो अधिकार था इसमें शामिल किया गया था फंडामेंटल राइट का, और इसका जो प्रारूप तैयार किया था वो जवाहरलाल नेहरू ने तैयार किया था। इसका प्रारूप जो तैयार किया था वो जवाहरलाल नेहरू ने तैयार किया था फंडामेंटल राइट का। और इसी अधिवेशन में यह स्वीकार किया गया गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौते को ही दिल्ली समझौते के नाम से जाना जाता है। दिल्ली समझौता, गांधी इरविन समझौते को ही दिल्ली समझौते के नाम से जाना जाता है। और कांग्रेस के इसी अधिवेशन में राष्ट्रीय ध्वज जो है स्वीकार किया गया, जिसपे जो एक हरे रंग का राष्ट्रीय ध्वज था उस पर चरखा बना था। हरे रंग का एक राष्ट्रीय ध्वज था, उससे चरखा बना था, जिसमें महात्मा गांधी ने कहा था कि गांधी मर सकते हैं किंतु गांधीवाद नहीं, गांधीवाद हमेशा जिंदा रहेगा। ये स्टेटमेंट महात्मा गांधी ने दिया था कि गांधी मर सकते हैं किंतु गांधीवाद नहीं, गांधीवाद जो है वो हमेशा ज़िंदा रहेगा। ये इसी अधिवेशन में जो है ये कहा गया था, ये स्टेटमेंट दिया गया था। इसके बाद है 1932 का अधिवेशन जो हुआ था यह हुआ था दिल्ली में। 1932 के अधिवेशन जो हुआ था वह दिल्ली में हुआ था। 1932 दिल्ली में हुआ था और इसकी अध्यक्षता कर रहे थे अमृत रणछोड़ दास, ठीक, अमृत रणछोड़ दास इसकी अध्यक्षता कर रहे थे अमृत रणछोड़ दास। और ये कार्यवाहक अध्यक्ष थे। अध्यक्षता जो करने वाले थे वो मदन मोहन मालवीय करने वाले थे, पंडित मदन मोहन मालवीय करने वाले थे, लेकिन वह गिरफ्तार कर लिए गए। पंडित मदन मोहन मालवीय जो हैं गिरफ्तार कर लिए गए और जेल चले गए। तो उनकी अनुपस्थिति में जो इन्हें कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया। इन्हें अमृत रणछोड़ दास को कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया। इसके बाद जो अगला है 1933 इसका जो अधिवेशन हुआ था वह हुआ था कलकत्ता में और इस अधिवेशन की अध्यक्षता कर रही थी नलिनी सेन गुप्ता। इस अधिवेशन की अध्यक्षता जो कर रही थी वह
नलिनी सेन गुप्ता कर रही थी। नलिनी सेन गुप्ता ये ब्रिटिश मूल की भारतीय नागरिक थी। नलिनी सेन गुप्ता जो थी ये ब्रिटिश मूल की भारतीय नागरिक थी। इन्होंने जो है 1933 के कलकत्ता के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। और इसी अधिवेशन में 1933 के अधिवेशन में ही पहली बार हरिजन संघ की स्थापना की गई। हरिजन संघ की स्थापना की गई। हरिजन संघ की स्थापना की गई और हरिजन पत्रिका का भी यहीं पे संपादन किया गया है। हरिजन पत्रिका 1933 के अधिवेशन में हरिजन संघ और हरिजन पत्रिका का यहाँ पे संपादन किया गया। इसके बाद है 1934 के अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे राजेंद्र प्रसाद। 1934 राजेंद्र प्रसाद, और ये हुआ था बम्बई में। इसका अधिवेशन कहाँ हुआ था? बम्बई में। इस अधिवेशन में दो महत्वपूर्ण कार्य हुए। पहला है कांग्रेस समाजवादी पार्टी का यहाँ गठन हुआ। कांग्रेस समाजवादी पार्टी या CSP, कांग्रेस समाजवादी पार्टी गठन कब हुआ? तो 1934 के कांग्रेस के अधिवेशन में हुआ। और इसमें एक और कार्य हुआ 1934 में। यहाँ जो निर्वाचित सदस्य थे या निर्वाचित राज्यों के लिए सर्वमताधिकार का प्रयोग किया गया। निर्वाचित जो राज्य थे, निर्वाचित राज्यों के लिए निर्वाचित राज्यों के लिए सर्वमताधिकार का यहाँ प्रयोग किया गया 1934 के अधिवेशन में। 1935 में कांग्रेस का अधिवेशन नहीं हुआ था। इससे पहले हम लोगों ने देखा था 1930 में भी कांग्रेस का अधिवेशन नहीं हुआ था। तो 1936 देख लेते हैं। 1936 के अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। 1936 के अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे नेहरू, और यह हुआ था लखनऊ में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किए थे नेहरू कर रहे थे। और इस अधिवेशन में कई कार्य हुए थे, देख लेते हैं। पहला जो कार्य हुआ था वह हुआ था यहाँ कांग्रेस पार्लियामेंट का गठन किया गया था। कांग्रेस पार्लियामेंट बोर्ड का गठन किया गया था। कांग्रेस पार्लियामेंट बोर्ड का गठन किया गया था। और आईएनसी का लक्ष्य जो था वो समाजवाद, आईएनसी ने अपना समाजवाद का लक्ष्य रखा था। आईएनसी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने समाजवाद का लक्ष्य रखा। इस अधिवेशन में आईएनसी ने समाजवाद का लक्ष्य रखा। इसके बाद है 1937। इस अधिवेशन की अध्यक्षता भी नेहरू के द्वारा ही किया गया था। नेहरू 1937, और यह हुआ था फैजपुर में। फैजपुर ये कहाँ है? तो बंगाल में। 1937 का अधिवेशन जो हुआ था यह फैजपुर में हुआ था। फैजपुर कहाँ है? बंगाल में। और यह पहला ऐसा अधिवेशन था, फैजपुर का यह पहला ऐसा अधिवेशन था जो गांव में हुआ था। फैजपुर का अधिवेशन जो हुआ था वह गांव में हुआ था। और यहाँ पहली बार 13 सूत्री अस्थायी कृषि कार्य, 13 सूत्री अस्थायी कार्यक्रम 13 सूत्री अस्थायी कार्यक्रम यहाँ घोषित किया गया। 13 सूत्री अस्थायी कृषि का कार्यक्रम घोषित किया गया। 13 सूत्री अस्थायी कृषि का कार्यक्रम घोषित किया गया 1937 के अधिवेशन, और यह गांव में हुआ था। 1938 के अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे सुभाष चंद्र बोस।
1938 के अधिवेशन का अध्यक्षता कर रहे थे सुभाष चंद्र बोस, और यह हरिपुरा में यह अधिवेशन हुआ था। यस बोस सुभाष चंद्र बोस इस वजह से इस अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे हैं 1938 के। इस अधिवेशन में 1938 के अधिवेशन में यहाँ 15 सदस्यीय राष्ट्रीय योजना समिति 15 सदस्यीय राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया गया। 15 सदस्यीय राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया गया। 15 सदस्यीय राष्ट्रीय योजना का समिति का गठन किया गया और इसका अध्यक्ष बनाया गया। अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो जवाहरलाल नेहरू को इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया? नेहरू को। और इसी अधिवेशन में झंडा गीत को स्वीकार किया गया। इसी अधिवेशन में झंडा गीत को भी स्वीकार किया गया 1938 के हरिपुरी अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे सुभाष चंद्र बोस। इसके बाद है 1939 के अधिवेशन की अध्यक्षता भी किसके द्वारा की गई थी? यस बोस के द्वारा ही की गई थी, क्योंकि यह पहला ऐसा अधिवेशन था जहाँ पे मतलब मतदान हुआ था। कांग्रेस की अध्यक्षता करने के लिए मतदान हुआ था। महात्मा गांधी ने अपना एक कैंडिडेट यानी मतलब पट्टाभी सीतारमैया को समर्थन दिया था अपना, और दूसरा उनके विपक्षी थे सुभाष चंद्र बोस, लेकिन संयोग से सुभाष चंद्र बोस जीत जाते हैं। ठीक, तो इस पर महात्मा गांधी ने कहा कि पट्टाभी सीतारमैया की हार जो है वह महात्मा गांधी की हार है। इससे आहत होकर के, इससे मतलब चूँकि सुभाष चंद्र बोस कहीं ना कहीं महात्मा गांधी को बहुत मानते थे, मतलब बहुत ज़्यादा सम्मान देते थे। इसकी वजह से उनकी भावनाओं की कदर करते हुए ये क्या करते हैं सुभाष चंद्र बोस कि इस्तीफ़ा दे देते हैं, और जब इस्तीफ़ा दे देते हैं तब इसकी अध्यक्षता जो करते हैं वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते हैं। सुभाष चंद्र बोस के अध्यक्षता को मतलब त्यागपत्र देने के बाद तो वह अध्यक्षता कौन करता है? तो वह अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते हैं। और यहाँ से सुभाष चंद्र बोस क्या करते हैं कि इस्तीफ़ा देने के बाद कांग्रेस के अध्यक्ष से इस्तीफ़ा देते हैं और कांग्रेस की सदस्यता से भी इस्तीफ़ा दे देते हैं। और कांग्रेस से इस्तीफ़ा देने के बाद फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन करते हैं। यहाँ से कांग्रेस से इस्तीफ़ा देने के बाद सुभाष चंद्र बोस फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन करते हैं। इसके बाद 1938 हो गया। 1939 के बाद 1938 हो गया। इसके बाद है 1940 देख लेते हैं दोस्तों, इसको मिटा देते हैं। 1940 1940 इसकी अध्यक्षता कर रहे थे डॉक्टर अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम आज़ाद। और यह कहाँ हुआ था? तो यह रामपुर में हुआ था। यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? अबुल कलाम के द्वारा किया गया था 1940 में, और यह हुआ था रामगढ़ में। रामपुर नहीं, रामगढ़ है, सॉरी, रामगढ़ में हुआ था। ठीक, रामगढ़ कहाँ है? तो यह महाराष्ट्र में है। रामगढ़ महाराष्ट्र में है। यहाँ पहली बार यहाँ जो है भारत छोड़ो आंदोलन यहाँ प्रस्ताव पारित किया गया। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया, और वह प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा।
भारत छोड़ो का आंदोलन जो यहाँ पारित किया गया, उसका प्रारूप किसने तैयार किया था? भारत छोड़ो आंदोलन इसका प्रारूप अबुल कलाम आज़ाद ने, अबुल कलाम आज़ाद, ठीक, अबुल कलाम आज़ाद जो थे वो इसका प्रारूप तैयार किए थे। और भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव पारित करने के कारण, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित करने के कारण आईएनसी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अवैध घोषित कर दिया गया। यह प्रस्ताव पारित करने के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अवैध घोषित कर दिया गया 1940 के अधिवेशन में ही। इसके बाद 1940, चूँकि यहाँ सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू हो गया था, तो 1941 से 1946 तक, 1941 से 1946 तक जो बने रहते हैं अध्यक्षता के पद पर, अबुल 1940 से 1946 तक लगभग ये बने रहते हैं अपने पोस्ट पर, 1940 से 1946 तक ये अपने पोस्ट पर बने रहते हैं। इसीलिए जो है इनको सबसे अधिक बार जो कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करने का जो मतलब रिकॉर्ड इन्हीं के नाम है, अबुल कलाम आज़ाद के। चूँकि यहाँ सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू हो गया था तो कांग्रेस का अधिवेशन तो नहीं हो रहा था, लेकिन यथास्थिति में ये अपने पद पर अध्यक्ष के पद पर यथास्थिति में ये अपने आप को बनाए रखे थे, अबुल कलाम आज़ाद। इसके बाद है 1947। चूँकि 1947 में भारत आज़ाद होता है, और जब भारत आज़ाद होता है तो भारत की आज़ादी के समय जो कांग्रेस के अध्यक्ष रहते हैं वो जेबी कृपलानी रहते हैं, जेबी कृपलानी। और यह अधिवेशन जो हुआ था वह मेरठ में हुआ था। कहाँ हुआ था? मेरठ में, 1947, मेरठ, जेबी कृपलानी। जेबी कृपलानी 1947 के अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? जेबी कृपलानी। और यह कहाँ हुआ था? मेरठ में हुआ था। और इसी समय इसमें एक महत्वपूर्ण ये कार्य हुआ था कि अगस्त प्रस्ताव जो था वो इसी अधिवेशन में पारित हुआ था। 1947 के कांग्रेस के अधिवेशन में ही अगस्त प्रस्ताव पारित किया गया था। और आज़ाद हिंद फौज के सिपाही जो थे कैप्टन मोहन सिंह और शहनवाज खान, इन्होंने इस अधिवेशन में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया अपना। कैप्टन मोहन सिंह और जनरल शहनवाज खां, इन्होंने इस अधिवेशन में अपना उत्कृष्ट योगदान दिया, अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। इसके बाद जो अगला अधिवेशन होता है, चूँकि इसके बाद नवंबर 1947 में ही ये क्या करते हैं? इस्तीफ़ा दे देते हैं। जेबी कृपलानी नवंबर 1947 में अपने पद से इस्तीफ़ा दे देते हैं, 1947 में नवंबर। इसके बाद जो अध्यक्षता करते हैं तो वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते हैं। इसके बाद अध्यक्ष कौन होते हैं? अध्यक्ष जो होते हैं वो राजेंद्र प्रसाद होते हैं, राजेंद्र प्रसाद। इसके बाद जो अध्यक्ष होते हैं वो राजेंद्र प्रसाद होते हैं। इसके बाद जो 1948 का जो अधिवेशन हुआ था वह हुआ था जयपुर में। 1948 का जो अधिवेशन हुआ था वह जयपुर, राजस्थान में हुआ था। 1948 का जयपुर। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे पट्टाभी सीतारमैया। और इस अधिवेशन की कार्यवाही प्रारंभ करने से पहले, इस अधिवेशन की जो कार्यवाही प्रारंभ हुई थी वह वंदे मातरम तथा
राष्ट्रगान से प्रारंभ हुए थे। यह अधिवेशन जो प्रारंभ हुआ था, चूँकि भारत आज़ाद हो चुका था, इसके बाद जब आज़ाद भारत का पहला जब कांग्रेस का अधिवेशन हुआ तो वह वंदे मातरम और राष्ट्रगान के साथ प्रारंभ हुआ। वंदे मातरम और राष्ट्रगान के साथ प्रारंभ हुआ और इसका अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो पट्टाभी सीतारामैया। तो दोस्तों, हमें लगता है कि हमारी बातें लगभग कंप्लीट हो गई बातें। अब मुझे इजाज़त दीजिए। जय भारत, जय हिंद।